नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो कि कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था, 1971 में अलग होकर यह एक स्वतंत्र देश बना। वह एक पूरी अलग कहानी है। इस समय लेकिन बांग्लादेश में हालत बहुत ख़राब है। वहाँ सड़कों पर दंगे हो रहे हैं। वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। लोग वहाँ से सामान लूट लूट कर ले जा रहे हैं। जो चित्र आपने भी देखे होंगे कि लोग वहाँ से कुर्सियाँ, बेड और खाने पीने का सामान, साड़ी, बकरियाँ तक प्रधानमंत्री आवास से वहाँ चुरा रहे हैं। और वहाँ पर अब पूरी तरह से सेना का कब्जा हो गया है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना अब देश छोड़ चुकी हैं और वो इस समय भारत में हैं और हिंडन एयरबेस में एक सुरक्षित स्थान पर वो बताई गई हैं। और उम्मीद है कि वो यहाँ से इंग्लैंड जाएंगी और इंग्लैंड से में वो शरण मांग सकती हैं। इंग्लैंड ऐसे लोगों को राजनीतिक प्रश्रय देने में इनका एक नाम रहा है। तो अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो इसके मूल में है आरक्षण, इसके मूल में है पाकिस्तान, इसके मूल में है जमाते इस्लामी। आरक्षण को लेकर वहाँ पर काफ़ी समय से लोगों में एक धरना प्रदर्शन और ये सब चल रहा था। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो मुक्ति वाहिनी सेना और जो दूसरे लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिले। उनको पहले आरक्षण मिलता था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस बात से खफा होकर वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्थिति बड़ी हिंसक हो गई। पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की और हालत इतनी ख़राब हो गई, हिंसा इतनी भड़की कि आखिरकार शेख हसीना को न केवल गद्दी बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। तो इन लोगों को, जो मुक्ति वाहिनी यानी कि बांग्लादेश के निर्माण में के समय जो लोग सेना में थे, उनके परिवारों को एक आरक्षण मिलता था, जिसके खिलाफ वहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। इसी वजह से वहाँ पर हिंसा भड़की और छात्रों में असंतोष भड़का। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सोच लीजिए। असल में जो ग्रुप है, जो जमाते इस्लामी नाम का एक ग्रुप है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े बताए गए हैं और उनका जो संबंध है, उनको जो पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है, वो आईएसआई से मिलती है। और आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि आईएसआई ने अपने तरीके से अपने जाल में फंसाकर इस देश में एक असंतोष पैदा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक राष्ट्र, एक अच्छा खासा देश बिल्कुल फेल होने की कगार पर आ गया। अब वहाँ पर इस समय आर्मी की मिलीजुली सरकार बनने की संभावना है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति भारत में भी पैदा करने की कोशिश की गई थी। मोहरा और प्यादे अलग थे। भारत में जो असंतोष उपजाया गया या पैदा किया, वो किसानों के नाम पर किया गया। करने वाले कौन थे? करने वाले वही थे जिनकी लगाम भारत से दूर किसी के हाथ में थी। उनकी तरफ से फंडिंग, उनकी तरफ से पैसा, उनकी तरफ से समर्थन आ रहा था। मंशा उनकी भी वही थी कि देश को किस तरह से देश को कमज़ोर किया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जनता में एक असंतोष की भावना पैदा की जाए। किसानों के नाम पर लोग बैठे रहे धरने में और काफ़ी समय तक इसका विरोध चलता रहा। आखिरकार 3 कानून वापस लिए गए और यह आंदोलन ख़त्म हुआ। लेकिन अभी भी वो किसी न किसी बहाने से, किसी और मुद्दे से ये जो आंदोलन है किसानों के नाम पर, यह भड़कता रहता है। पंजाब में अभी भी कुछ लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे विश्व में ऐसी ताकतें हैं जो संप्रभु देशों को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, चाहे वो खालिस्तानियों के समर्थन में हो, चाहे वो
बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के उसमें हो, चाहे वो यूरोप की अगर हम बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या है। यही कहानी इंग्लैंड में हो रही है, वहाँ भी दंगे हो रहे हैं। यही कहानी फ्रांस में हुई, वहाँ भी दंगे हुए। तो पूरे विश्व में एक ऐसी ताकत है जो देशों को कमज़ोर करना चाहती है, जो देशों की तरक्की में बाधक है। अब चाहे वो श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के नाम से हो, चाहे वो इंग्लैंड में इलीगल माइग्रेंट्स के नाम पर हो, चाहे वो भारत में किसानों को आगे करके पीछे अपना हित साधने वाले लोग हों, तो ये ताकतें देशों को कमज़ोर करना चाहती हैं। आप शुक्र मनाइए कि देश में उस समय नरेंद्र मोदी का एक मजबूत नेतृत्व था, सशक्त नेतृत्व था, जिसने समय रहते इस मुद्दे को संभाला और भारत देश को, हम सब भारतवासियों को बिखरने से बचाया।